वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई थी। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया था आपको। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इक्वल टू किसके को होगा? डेल्टा यू के या माइनस डेल्टा यू के? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन ना, गलत, नहीं पढ़ा तुमने इसका मतलब। दैट्स इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि एक्सटर्नल एफर्ट जो लगा है ना, दैट बिकम्स अपग्रेड इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा एक्सटर्नल वर्क हो रहा है वैसा ही डेल्टा यू होगा। कंजर्वेटिव डेल्टा यू को विड्रॉ करता है, समझ गए? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को विड्रॉ करता है कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए डेल्टा यू के नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपिटल वी से शो होता है, ठीक है? इसकी डेफिनेशन जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फोर्स से बनती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चार्ज, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द स्टैंडर्ड एट अ गिवन पोजीशन। तो बिल्कुल वैसे ही, मतलब यह है जिस तरह से फोर्स डिलीवरी की रेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इन द सेम वे एनर्जी डिलीवरी की रेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मतलब यह है, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कैश चार्ज at given point in electric field। इसका मतलब ये हो गया, हाँ, V इक्वल टू U अपॉन क्यू नॉट, और यहाँ क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज के बारे में हमने पहले ही एक एग्जांपल देख लिया था कि टेस्ट चार्ज के ऊपर हम लिमिट क्यू नॉट टेस्ट टू जीरो लगा के अपन करते हैं ना, तो फाइनली इस टेस्ट चार्ज का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? मतलब इसे टेस्ट चार्ज मानने का सिर्फ एक इमेजिनरी वर्चुअल अपने पास बेस है। एक्चुअल में इसको हम कितना ही माने या नहीं माने उसका फर्क नहीं पड़ता, बस इसे कॉन्सेप्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। ओके, अब इसको अगर अपन एनर्जी से कनेक्ट करें वर्क डन को, तो कैसे करेंगे? अगर आप इन्फिनिटी से कोई चार्ज किसी पोजीशन पे लेके आते हो ना, तो उसमें कुछ एनर्जी आती है। वो एनर्जी आई कहां से? एक्सटर्नल सोर्स ने वर्क किया है, और वही वर्क अब एनर्जी बन गया उसकी। समझ रहे बात? तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो यू एनर्जी उस पॉइंट पर चार्ज की है ना, दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस वर्क डन। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है ना, उतना ही एनर्जी होगी उस पॉइंट पे। और अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन देखो, तो माइनस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अपॉन क्यू जीरो, इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपको अगर किसी क्वेश्चन में वर्क डन दे रखा है एक्सटर्नल फोर्स का या कंजर्वेटिव फोर्स का, तो भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑल ओवर, और यहाँ पर एक पॉइंट है P। इन्फिनिटी से आप क्यू नॉट चार्ज को लेकर आए हो यहां तक, इस तरह से कि एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में क्या है? जीरो है। इसका मतलब ये हो गया, जितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का है उतना ही कंजर्वेटिव फोर्स का है, बस उनके साइन ऑपोजिट है। तो आप यहां से यहां तक लेकर आए हो ना, तो एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ एफर्ट लगाया है, और वही एफर्ट यहां पर कंजर्व हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। यानी ये जो वर्क किया आपने, ये वेस्टेज नहीं गया है। दैट वर्क एग्जिस्ट्स एज पोटेंशियल एनर्जी
in the charge that you brought it from infinity to here. ठीक है, और इसीलिए मैंने कहा है एक्सटर्नल फोर्स कहो या फिर वो एनर्जी कहो तो इसने पाई है, देख लो इक्विवेलेंट डील है। दूसरी बात, एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन को आप लिख सकते हो निगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर एक्सेलरेशन 0 रखा है तो। मैंने कल ये कंसेप्ट बताया और मैंने ये भी बताया था कि इस पूरे चैप्टर में ये बात सिर्फ एक स्टेटमेंट पे इनवाइट हो जाएगी, पूरा का पूरा आ जाएगा, उसमें बार बार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये 11th में भी असल में कंसेप्ट तो आया 11th से ही है, बस यहाँ पर बीच में बताना इसलिए जरूरी कि 11th को सीरीजली पढ़ता है, ठीक है। छोटी सी बात है, बता दिया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये क्वांटिटी कैसी है, यहाँ पर कोई वेक्टर दिख रहा है क्या आपको, वर्क एनर्जी क्या है, स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर कहाँ से हो जाएगा, हम यहाँ ये कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर हाँ जी, इसका ऐसा यूनिट बताओ, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एक तो यहां से आ गया, क्या है जूल पर कूलम, और एक इसका पर्सनल होता है वोल्ट, कैपिटल वी, इसको वोल्ट बोलेंगे वी वोल्टी। इसके अलावा जूल को आप न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो, तो आप एक यह भी लगा सकते हो न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम, इसके ऐसा ही यूनिट से। डायमेंशंस क्या होंगे, बोलो डायमेंशंस। देखो एनर्जी का डायमेंशन है ना, उसमें चार्ज के डायमेंशन का डिवीजन करते हैं तो क्या आता है, बोलो। एम है टी माइनस 3 ए इनवर्स, यह आएगा या कुछ आएगा। एनर्जी का क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन इनटू लेंथ का डायमेंशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, टी माइनस 1 देखो ऊपर तो हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और नीचे हो गया ए टी। जब तक इसको देखो, पहली बार इसीलिए कहा जाता है, पहली बार जब पढ़ो ना तो पूरा पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ो, पूरा डिटेल्ड स्टडी करो पहली बार, क्योंकि बहुत सारी चीजें छुपी होती है। सरप्राइजिंगली हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं और वो होता गलत है। ऐसा क्या तुम्हारे साथ ही होता है, ऐसा तो सबके साथ होता है, बिगिनर्स है ना, ये ज्यादा पजल होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप गलतियां करोगे, और तैयार रहो इस बात के लिए गलतियां करके सीखने के लिए, कोई बुरी बात नहीं है ये। ऐसा लगता है अरे गलत कैसे हो गया, मुझे तो पूरा ही सही लग रहा। डिफाइन 1 वोल्ट, यह क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और कोई हैरानी नहीं, फिर से आ जाए तो। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट, गिव इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर 1 ओम, है ना, इस तरह के डेफिनेशन पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे, इस फॉर्मूला को देखो, अगर वोल्टेज को 1 वोल्ट कहूं तो 1 वोल्ट कैसे आएगा, V इक्वल टू यू अपॉन क्यू नॉट, दिस एम्प्लाइज, यहाँ पर क्यू भी ले सकते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ये इसका स्टेटमेंट डेफिनेशन का मैथमेटिक्स ने जनरेट किया और हमें एक्सपेंड करना है। मैं कह रहा हूं अगर आप इन्फिनिटी से कोई 1 कूलम का चार्ज गिवन पोजीशन पर ला रहे हो और उसमें जितना वर्क आपको करना पड़े वो 1 जूल है, इन द सिचुएशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसी को देखिए, if work done to bring 1 coulomb of charge from infinity to given point is 1 joule, then electric potential
at the point is equal to 1 volt। इजी है डेफिनेशंस, मैथमेटिकली डेफिनेशन सबकी बन सकती है, जिसका भी फॉर्मूला होता है या किसी फॉर्मूला में वो डील करता है तो उसकी डेफिनेशन मैथमेटिक्स से आराम से जनरेट हो जाती है। बस ये पैटर्न हमें 2-4 बार डिफाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। अब देख लो इसे ध्यान से, नोट्स वगैरह पर बिल्ड कर रहे हो ना आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसका एक नाम हो रहा है वोल्टेज। वोल्टेज और नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पोजीशंस। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पोजीशंस, ऐसा भी सही है, इज कॉल्ड वोल्टेज। पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसको वोल्टेज भी बोलते हैं। ये नाम बार बार आएगा वोल्टेज इंग्लिश में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। और इसका हम कैलकुलेट करें तो कैसे आएगा, इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव यूनिट चार्ज between the two positions। मतलब V2 माइनस V1 इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन डिवाइड विद क्यों क्यों, अगर टेस्ट चार्ज ले रखे तो क्यों नॉट हो जाएगा। और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, उसको आप लिख सकते हो इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो फिर ये ऐसा हो गया। और आप इसको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, इसको इक्वल टू लिखते हो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका वोल्टेज का फॉर्मूला। और ये भी क्या है, वोल्टेज इज कैसी क्वांटिटी, स्केलर। ऐसा यूनिट क्या वही है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। डायमेंशंस, अब बताओ डायमेंशंस। थोड़ी देर पहले तो मैंने लिखा था एम एल 2t माइनस 3 ए इनवर्स। वेरी गुड, यही होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो उससे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे कनेक्ट करोगे, या फील्ड से पोटेंशियल कैसे पता चलेगा। सबसे जरूरी बात ये होगी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोनों का एक स्टैंडर्ड रिलेशन होना ही चाहिए, है कि नहीं। फोर्स को हम स्टैंडर्ड नहीं मानते, न ही एनर्जी को स्टैंडर्ड मानते, है ना। क्योंकि चार्ज, एक चार्ज भी चेंज हो गया ना तो उनकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के दोनों स्टैंडर्ड है, वो पोजीशन वाइज अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद आप कोई सा ही चार्ज ला के रखो, वो वैल्यूज उस चार्ज से सिर्फ मल्टीप्लाई होके ही दूसरी चीज जैसे कि फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E और V का रिलेशन कैसे होगा। देखो, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका इलेक्ट्रिक फोर्स से डील हो जाए, या फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का डील होता ही है, हमें पता है ये बात भाई।
इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और इस फोर्स का जो, ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये डील करता है किसके साथ, वर्क एंड एनर्जी, करता है कि नहीं करता। और इसी वर्क एंड एनर्जी के साथ डील करता है क्या, पोटेंशियल, है ना। और ये पोटेंशियल कैसे करता है, एनर्जी अपॉन चार्ज या फिर वर्क अपॉन चार्ज, इस तरह से डील करता है। और डील तो वैसे एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स सब में ही होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क एक ऐसा एजेंट है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के बीच डील सेट करवा सकता है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, इफ a test charge Q0 is partially displaced with constant velocity in electric field हाँ जी, पार्शियली डिस्प्लेस्ड, यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो मैं बता देता हूं आपको, वो है डीएल, ठीक है। तो इसमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, फील्ड बाद में आएगा, सीधा फोर्स नहीं, फील्ड नहीं लाएंगे। हाँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैं कह दूं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होगा वो डब्ल्यू नहीं होगा, डी डब्ल्यू होगा। हाँ जी, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इक्वल टू होगा क्या, कंजर्वेटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डीएल, यही होगा ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, पुट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, इक्वेशन नंबर 1। बोलो ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, भाई देखो एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन से भी कर सकते हैं इसे, हमने कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिया है, ठीक है। तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स कौन था, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इट्स वर्क डन। तो इसमें तो सारा कंसेप्ट क्लियर है अपना। अब आते हैं बात पोटेंशियल को भी जरा सा ले आए वर्क के साथ। तो कहें इफ पोटेंशियल चेंजेस बाय डीवी देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी ओके। हाँ जी, अब पोटेंशियल में चेंज होता है वो है डीवी, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इससे कैसे कनेक्ट होता है, माइनस डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव अपॉन क्यू, होता है कि नहीं। मैंने आपको बोला ये तो है एनर्जी की रेट, और ये रहा आपका वर्क, तो इसका मतलब चेंज इन एनर्जी, अगर क्यू को मैं यहां ले आऊं तो ये चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन और चेंज इन एनर्जी हमेशा निगेटिव होते हैं एक दूसरे के, देख लो सही है कि नहीं ये माइनस। मैंने एक कंसेप्ट आपको क्लियरली इसीलिए बताया है कि अगर आप ये कहते हो कि डेल्टा यू, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है तो सीधा का सीधा उसकी किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है तो ये कहेगा कि या तो इधर माइनस लगा दो या इधर माइनस लगा दो, माइनस आएगा, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां पर देख लो ऐसे ही तो किया है। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल टू हो गया, हाँ, माइनस क्यू डीवी। अब आपको पता है कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये भी वही वर्क है और ये भी वही वर्क है,
बस इतना फर्क है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में और ये पोटेंशियल के टर्म्स में। तो हम ये कह देंगे यहाँ पर इक्वेशन वन एंड टू talk about the same work. Hence, आप कह सकते हो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो इक्वल टू दिस। क्यों से क्यों कट जाएगा और डी बी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये डिफरेंशियल फॉर्म है इसका। इंटीग्रल फॉर्म कैसे आएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन आएगा। वो तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट करेंगे। फिलहाल ये जो है ये इस चैप्टर के लिए एक यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसको मैं बोल देता हूँ की इक्वेशन ऑफ द चैप्टर, है ना। आगे के जितने भी डेरिवेशन होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होगा फील्ड से, तो हम इसी से शुरुआत करेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, चार्ज स्फीयर्स का निकाला है, शीट का निकाला है, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा सा यूज करके इंटीग्रेशन करते ही हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। इसलिए पीछे वाले डेरिवेशन के साथ सिर्फ एक इंटीग्रेशन करके पोटेंशियल आ जाएगा। व्हाट अ स्मार्ट है ना। ओके, तो ये कह दें दिस इक्वेशन is key formula to get electric potential in given electric field। अब ये इक्वेशन यहां पूरी नहीं हो जाती है, इसका और भी एनालिसिस करते हैं अपन, क्योंकि यहां पर बात ऐसी है कि पोटेंशियल आ जाएगा फील्ड से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े पोटेंशियल से तो वो भी आना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात यह है, आप एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर से निकाल रहे हो वो बात तो समझ में आती है, पर एक वेक्टर क्वांटिटी निकाल रहे हो स्केलर से, वो कैसे समझ में आएगा भाई, क्योंकि वहां पर स्केलर आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो उसका हम यहाँ पर तामझाम करेंगे। एक बार ये चीज तो देख लो, इजी सा डेरिवेशन है, आया हुआ भी एग्जाम के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलाना, अब इसका उल्टा करने की बारी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो भाई, dv इक्वल टू क्या आया, ये जो इक्वेशन है ना, ये आगे के लिए की इक्वेशन बनेगी, बहुत सारे डेरिवेशंस का बेस बनेगी इक्वेशन। तो हम कह देंगे यहां पर वी नो दैट dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा लें, पॉजिटिव। तो ये किस डायरेक्शन में होगा, देखो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तब ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इस तरीके से, ये ई वेक्टर इस तरह से है, और अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ होना डीएल वेक्टर, तब डेल्टा यू डेल्टा वी विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब है v2 माइनस v1 पॉजिटिव होगा। यहां पर पोटेंशियल v2 है और यहां पर v1 है, तो हम देखो किस तरफ जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, और इस तरफ पोटेंशियल राइज कर रहा है, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ड्रॉप होता है, हमेशा गिरता है। ओके, और पोटेंशियल राइज की ये जो मैक्सिमम रेट है ना, इसको अपन बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है। पर यूनिट डिस्टेंस पर जितना पोटेंशियल राइज होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल देते हैं, वो एक वेक्टर है। पोटेंशियल स्केलर है पर पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइंड एज, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं ग्रेड वेक्टर ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू होता है, वैसे ये वेक्टर है ना 1D में तो नहीं लगाते, ग्रेड V इक्वल टू है dV अपॉन dl मैक्सिमम, dV अपॉन dl मैक्सिमम, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये वेक्टर होती है क्योंकि इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलो फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव किस तरफ होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अगर हम कहें कि वन डायमेंशनल फॉर्म में लें, इन 1D फॉर्म, तो देखो हम ये कह सकते हैं dV इक्वल टू माइनस E डॉट dl। जो ये एरो लगता है ना वेक्टर के ऊपर, ये 2D और 3D फॉर्मेट में लगता है, और अगर 1D की बात करें तो डायरेक्शन प्लस एंड माइनस से ही कंफर्म हो जाती है। मतलब वन डायमेंशनल फॉर्म, इसका लीनियर फॉर्म ये है। इस लीनियर फॉर्म की हमें क्या जरूरत पड़ेगी, देखो E इक्वल टू हो गया माइनस dV अपॉन dl, dl डिस्प्लेसमेंट है, dV पोटेंशियल में चेंज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा। तो ये है इसकी 1D फॉर्म, 1D फॉर्म। और 1D फॉर्म हम निकाल क्यों रहे हैं, वो इसलिए निकाल रहे हैं, इसको तो पढ़े रहने दो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसको मैं कह रहा हूं E वेक्टर इक्वल टू x कंपोनेंट आयोटा प्लस y कंपोनेंट जेटा प्लस z कंपोनेंट थीटा। तो एक बात बताइए, ये तीनों जो कंपोनेंट्स है, एक वेक्टर के कंपोनेंट हम बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं पता है, वो तो वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने आते हैं, ठीक है। फिर तो मैं एक बार बता भी देता हूँ कि जैसे ये कोना है ना, इस कोने में ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अगर मैं कहूं कि ये कोई एक पोजीशन है तो ये एरो ओरिजिन से ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे। अब इसका x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन पड़ता है ना, तो वहां ओरिजिन से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर मिल रहा है, इसकी लेंथ को बोलते हैं x कंपोनेंट। इसी तरीके से यहाँ पर y एक्सिस पे भी प्रोजेक्शन पड़ेगा 90 डिग्री पर, तो वो जो सेगमेंट आ रहा है ओरिजिन से यहाँ तक प्रोजेक्शन तक, ये y कंपोनेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये जो है z एक्सिस पर जो वहां पर प्रोजेक्शन पड़ेगा ना, तो वो कंपोनेंट होगा z कंपोनेंट। और इन तीनों को अपनी डायरेक्शन के साथ में लिखते हैं तो वेक्टर सम से क्या आता है, ये वेक्टर आता है, ये जो इन तीनों का वेक्टर है, ठीक है। अब ये एक अपने आप में, मैंने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि 2D और 3D मोशन होती है ना, उनको कंपोनेंट स्टडी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर पढ़ने से अच्छा है कि x एक्सिस के अलोंग u बस 1D की इक्वेशन लगा दो, x कंपोनेंट, y और z पे असर नहीं पड़ेगा। y एक्सिस के अलोंग आप अलग से लगाओगे तो x और z पे असर नहीं पड़ेगा। मतलब कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर इंडिपेंडेंटली ट्रीटेड, ठीक है। और यहाँ पर भी वही करेंगे। और जब हम इंडिपेंडेंटली इस तरह से ट्रीट करते हैं तो इसको बोलते हैं पार्शियलिटी, भेदभाव, है ना। मुंह देख के टीका लगाना, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ये मेरा दोस्त है, और वाई और जेड मैं नहीं जानता कौन वाई जेड। फिर वाई वाले से बात कर, अरे तू मेरा दोस्त है, वो अरे वो तो ऐसे ही है। इधर जेड वाला तो बोला देख जेड तेरा मेरा दोस्ती, और ये एक्स और वाई, और वो एक्स और वाई ऐसे ही है, टाइम पास हो। तो यहाँ पर पार्शियलिटी का केस बनता है, और मैं इस इक्वेशन के बेसिस पर, ये क्या क्या कहा हमने, 1D फॉर्म है इसका, तो पार्शियली मैं इसको यूज कर सकता हूं x कंपोनेंट के लिए, फिर y के लिए और z के लिए, फिर बाकी दो के लिए पार्शियलिटी फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं इक्वेशन नंबर ये आपका
ये है 2, ये क्वेश्चन 1 2। तो मैं कह रहा हूं ई एक्स क्या कहूंगा, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ई वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, एंड ये माइनस आएगा, एंड ई जेड इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्स। इसको कहते हैं कर्ली ऑपरेटर। ये कर्ली ऑपरेटर है ना, CURLY, कर्ली। वो बाल होते हैं ना कर्ली है, कैसे, ऐसे वैसे ना कर्ली। तो ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कैसे है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, यूजिंग इन इक्वेशन 2 gives तो इसको आप कह सकते हो, इसी के थोड़ी जगह कम पड़ गई है, मैं इसको रीराइट करता हूँ, थोड़ी जगह बचानी थी मुझे। अब आप सोचोगे ये क्या आ गया भाई, एक मिनट, हाँ ठीक है। ये अब ये क्या चीज है, ये डब्बा ऐसा कभी नहीं देखा है ना, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। इज ए डेल वेक्टर ऑपरेटर। अच्छा, ऑपरेटर क्या होता है? जैसे कि क्रेन ऑपरेटर है ना, और इसके अलावा कौन सा, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे ना। ये ऑपरेटर, हाँ वो सेंस तो वैसा ही है, लेकिन मैं ये कर रहा हूं जैसे ऑपरेटर आपको डिसाइड करेगा कि आपको क्या प्रोसेस अप्लाई करनी है। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? 3। इसका है, इसका 18, इसका 2, इसका मॉडुलो डिवीजन 0। कंप्यूटर नहीं है क्या? कंप्यूटर नहीं पढ़ते क्या? नहीं है, छोड़ो इसको, छोड़ो। ये प्रोग्रामिंग में आता है। तो जो बच्चे CBSE वाले बच्चों के तो खैर होते हैं, RBSE में अपने कंप्यूटर ज्यादा लाड नहीं कंप्यूटर का, चलो जान दो। अब मुझे एक बात बताइए, नंबर्स तो वो के वो है, बीच में एक एक सिंबल लगा है, पर आंसर सबका ही डिफरेंट है, किसी से कोई मैच नहीं करता। मतलब ये आंसर सबके सब अलग अलग प्रोसेस से आए हैं, और प्रोसेस को डिफाइन करने वाला है कौन? ये है ऑपरेटर, जो कि एक प्रोसेस को डिफाइन करता है, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसी तरीके से ये भी एक ऑपरेटर है, और प्रोसेस इसका क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पहले तो आयोटा के एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, अरे ये तो कॉमन ले लिया था ना, v आएगा ना, ये बाहर पड़ा, सबका कॉमन आ गया है ना, यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस को हमने बाहर ही अकेला रखा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है 3 सेगमेंट का। एक बार तो इस पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा x के साथ, फिर y के, और फिर z।
कैसे करते हैं वो तो एग्जांपल से समझ में आएगा, लेकिन मेन बात ये है, सबसे बड़ी बात फिजिक्स में ये सबसे स्पेशल ऑपरेटर है। कैसे हैं? थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा था, दैट इज नॉट अ बिग इश्यू, क्योंकि एक वेक्टर से आप स्केलर उसके मैग्नीट्यूड को यूज करके निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मामला है ना बहुत अलग हटके हो रहा है फिजिक्स में। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकाल रहे हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन भी होगी। अब स्केलर तो डायरेक्शन लेके नहीं घूमता, तो फिर डायरेक्शन देने के लिए हमने ये कुछ नॉलेज अप्लाई की हमने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में देखो तो जरा बिहेवियर कैसा है। तो हमने इस तरह से ग्रेडियंट वाला अपना नॉलेज यूज किया और इसमें डायरेक्शन लगा दी उससे जस्ट अपोजिट टू द पोटेंशियल राइज की मैक्सिमम रेट। हम ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है ऐसा होता है, तो हमने अप्लाई किया और हमारा काम हो गया। और अगर किसी पोटेंशियल से फील्ड निकाल रहे हैं तो वो सही भी आता है, इससे उसमें गलती नहीं होती। तो ये वेल टेस्टेड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से। अब ये कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड इनको तो मीटर में मान लो और ये वोल्ट में है। आपको पता करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरफ होगा, कैसा होगा, कितना होगा, वेक्टर निकालना है। अब तो फंस गया आप, मतलब डायरेक्शन का तो कोई अंदाजा ही नहीं। पोटेंशियल की वैल्यू इसके एक्सप्रेशन को देख के डर लग रहा है, कैसे करे भैया, ये तो बहुत ही उलझन वाली चीज। मतलब एक बार तो कहते हाथ खड़े करके छोड़े नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत आसान है करना, पर हमें इसे सोल्व करना ही है। तो सोल्यूशन ऐसा है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फ्रॉम पोटेंशियल कैन बी गिवन एज, हाँ जी, कैसे दे सकते हैं, ये कैसे फाइंड हो सकता है? तो ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहां पर लगेगा आयोटा या जेटा, एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू जेड ए जेटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इक्वल टू माइनस, देखो ये स्टेप आपको इतना बड़ा लिखना नहीं है, पर एक बार तो मैं लिख के बताऊंगा, डायरेक्ट ही कर सकते हो। यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहा है पार्शियलिटी के साथ, लो जी कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियलिटी यानी भेदभाव करना है यहाँ। जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर जो काम की चीज है वो x ही है, बाकी सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। हम वेरिएबल किसको मानेंगे, x को, बाकियों को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जो कांस्टेंट के साथ होता है वो कांस्टेंट के साथ इसके साथ y और z के साथ करेंगे। मतलब y और z अकेले मिले बिना x के मिले तो उड़ा देंगे। देखें टू तो है ही, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट टू एक्स होगा। पहले तो पावर को पहले ले आओ और फिर एक्स की पावर पर रिड्यूस करोगे, और पहले से 2 पढ़ा तो क्या होगा, 4x हो गया कि नहीं हो गया, इसका तो हो गया। अब इसका करें तो इसमें x का हो जाएगा dx अपॉन dx, क्या आएगा 1, और ये आएगा -3y² इंटू 1 का मतलब वही है। फिर आता है इसका x के सापेक्ष, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे डिफरेंशिएशन, तो ये कह रहे भाई हम तुमको नहीं जानते, तो फिर ये आ जाएगा 0 ये आयोटा। इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट ये, अच्छा यहाँ पर y होगा, बताओ इसमें y है क्या, कांस्टेंट मानेंगे, डिफरेंशिएशन गोज टू 0।
हाँ जी, 0 माइनस इसका हो जाएगा ना, 3x को कॉमन रखो कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का क्या होगा? ओके वेरी गुड, -6xy होगा ना, और इसका -0 जेटा, फिर इसका z 0, इसके 0, इसका 0 -0, और ये होगा -3z² बेटा। बताओ ई वेक्टर क्या है, बोलो जी। 4, देखो माइनस जो है ना उसको अंदर घुसने दो, अब क्या होगा, जो निगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 3y² - 4x आयोटा प्लस इस माइनस को भी खिला दो, अंदर क्या है, प्लस 6xy जेटा प्लस जेटा। अब इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। कैसे, E इक्वल टू -dV/dl होता है कि नहीं, वोल्ट अपॉन मीटर हुआ ना। अब कहेंगे एट पॉइंट ए, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे रखे, 2, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जी, इस पोजीशन पर देखो x को तो रखना है -1, तो मैं यहां कह रहा हूं E वेक्टर इक्वल टू, देखो y² का मतलब 4² 16, और 3 टाइम्स करेंगे तो 48, तो ये आयोटा के साथ जो आएगा ना वो आएगा 48 माइनस 4 इंटू -1 आयोटा 6xy, पहले xy देखो, xy -4 है, माइनस, ठीक है, फिर है 3z² z² मतलब 2², 4 4 3 12 बेटा वोल्ट पर मीटर, यानी कि ई वेक्टर आपका आ गया किस पॉइंट पर, -1 4, 2 पर, कितना 52 आयोटा -24 जेटा प्लस 12 जेटा वोल्ट पर मीटर। ये लो जी, ये आपका आ गया जो पूछा था वो आंसर। इससे एक कदम आगे हम ये भी कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इसका निकाल लें, इट्स मैग्नीट्यूड, हाँ जी, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, सबका स्क्वायर सम का रूट, तो 52 का स्क्वायर कितना होगा, ये आ जाएगा 2704 प्लस 576 प्लस 144, करो भाई, 4 4 8 6 12 4 4 11 11 12 6 13, ये आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे, स्क्वायर रूट से निकलेगा, 60 से कम आएगा, 60 से थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, और 50 का कितना होता है 2500, तो ये नियरली मुझे लगता है कहीं 57 के आसपास का स्क्वायर बनता है, 57 के आसपास ही है कुछ, ठीक है। उतने वोल्ट पर मीटर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो अब मुझे ये बताइए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना कि आपको पोटेंशियल दे दे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछ ले, या वेक्टर का इक्वेशन पूछे ना, तब तो ये लो यही हो गया, ये रो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा सीधा पूछ ले, और पर्टिकुलर पोजीशन स्पेसिफाई कर, इस पोजीशन पे क्या होगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, कैलकुलेट करो आंसर, और फिर पूछ ले कि हाउ विल बी द व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो फिर आपको ये करना होगा। ये बचा क्या इसके अंदर,
एक न्यूमेरिकल, ये 3 in 1 हो गया आपका। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आप आराम से फ्लो में सीख गए। ठीक बात है।